जो गवर्नर जनरल होगा वो जो काम करेगा, तो एड एंड एडवाइस ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल। ऑफर में तीसरी बात जो कही गई वो कहेगी कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम करने का पूरा हक है। हिंदूज और मुस्लिम्स का बराबर का रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और नॉट, और जो लास्ट लास्ट जो था वो था इसमें वीटो पावर। किसको? गवर्नर जनरल को। कब? इमरजेंसी सिचुएशन पर, कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में उसका डिसीजन जो होगा काउंसिल को डिसीजन से ऊपर हो जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी। हिंदू और मुस्लिम इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इस पे मुस्लिम लीग को आपत्ति हुई कि हिंदूज जो है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, अगर रिप्रेजेंटेशन सबको अगर बराबर मिलेगा तो फिर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये हमारे वो है। और इसमें डोमिनियन की बात नहीं थी और ये वीटो पावर थी, तो आईएनसी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा किसकी बात होने जा रही है। यस सुभाष सर। चंद्र बोस। इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो ये सबको पता है कि इंडिया के उस टाइम के मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, या अब तक के भी मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। तो 1897 में इनका जन्म हुआ कहाँ पे? कटक में। फैमिली एफ्लुएंट थी, पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिक्कत हुई नहीं। इनकी जो एजुकेशन हुई वो हुई प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। अच्छा अच्छा कॉलेज था उस टाइम का, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये अच्छा कॉलेज माना जाता था। तो 22 साल की एज में उन्होंने सिविल सर्विस क्लियर कर दी, और उनकी रैंक आई 4। सिर्फ इंडिया में नहीं, जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे और जो इंडियंस थे, सब में चौथी रैंक लेके आए वो। बाद में इनके एक पॉलिटिकल गुरु बने जिनका नाम था चित्तरंजन दास। इनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी और इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इस चक्कर में जेल भी चले गए। 1930 तक आते आते नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग सबसे फेमस लीडर्स आ गए। इनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी दो लोगों की। अब इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लो कि इलेक्शन होता है, गांधी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में, और गांधी अपने मेच्योर फेज में होते हैं, मतलब गांधी की ख्याति पूरी फैल चुकी होती है पूरे इंडिया में, और सुभाष चंद्र बोस उनके कैंडिडेट को हरा देते हैं। तो समझ लो कि कितना पॉपुलैरिटी क्या रही होगी। पढ़ा है हम लोगों ने कि ये 2 बार प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के।
जब वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेकआउट हुआ तो ओपिनियन अलग अलग हुए गांधी के उनके। क्या करा तू, कितना रिकॉर्ड? और इस वजह से उन्होंने चलो। आगे रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तो जब सबको जब लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, जितने जब मूवमेंट चल रहे थे, तो जब सारे लीडर्स को जेल में रखा गया था तो सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, तो इनको हाउस अरेस्ट किया गया। इनका घर पड़ता था पार्क स्ट्रीट नाम की जगह है कोलकाता में, कैलकाटा उस टाइम पे। जैसे दिल्ली में सीपी है ना, पोर्श एरिया एकदम, वैसे उस टाइम पे पार्क स्ट्रीट था। तो उनको वहां पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये बढ़िया अपना शक्ल वगैरह अच्छा बदल लेते थे, इन सब चीजों में आगे थे। तो इन्होंने अपना मुस्लिम अटायर एक अपनाया, मुसलमान जैसे बने, दाढ़ी वाड़ी लगाई, वैसे कपड़े पहने और भाग गए अपने घर से। ट्रेन ली और पहुंचे पेशावर। पेशावर में एक मुस्लिम फैमिली थी इनकी जानने वाली, उन्होंने इनको पनाह दी, मुस्लिम फैमिली ने। तो वहां इन्होंने प्लान बनाया उस फैमिली के साथ कि ये लोग जो है जर्मनी निकल जाएंगे। लेकिन अब बॉर्डर पार करना था, और बॉर्डर पे था ब्रिटिश आर्मी, कैसे बाहर निकलते। तो प्लान बनाया गया। ये बॉर्डर पे गए और जो फैमिली थी मुस्लिम फैमिली वो भी साथ में गई। मुस्लिम फैमिली ने कहा कि ये हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है, और गूंगा और बहरा है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। तो अफगानिस्तान में एक बहुत फेमस कोई मजार है वहां पे। तो इन लोगों ने वहां पे बताया कि अगर हम अपने बच्चे को वहां लेके चले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, गूंगा और बहरा ही क्यों बताया, लंगड़ा लूला क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर ये बोल देते तो ये बंगाली थे, तुरंत पकड़ जाते कि हाँ ये बंगाली है, इनका लड़का नहीं है। तो बहरहाल इनको इस बहाने से बॉर्डर क्रॉस क्रॉस कराया गया। अफगानिस्तान में ब्रिटिश का रूल था नहीं। बस फिर क्या, आजादी मिल गई। तो वहां से ये निकल गए और वो पहुंचे कहाँ पे, जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने हिटलर से बात की, हिटलर को कन्विंस किया, और हिटलर कन्विंस हो भी गया। तो हिटलर के साथ अलायंस बना लिया इन्होंने। हिटलर ने इनको 3,000 कैदी दिए, इंडियन ओरिजिन के। 3,000 कैदियों को रिलीज कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, इंडियन ओरिजिन के कैदी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन 3,000 से एक सेना बनाई जिसका नाम था मुक्ति सेना। इंग्लिश में इसका नाम रखा गया फ्री इंडिया लीजन। इन्होंने बर्लिन में रेडियो स्टार्ट कर दिया, एक अपना रेडियो चैनल बना दिया। जो मुक्ति सेना थी, इनके जितने सोल्जर्स थे सब, इन्होंने इनको नेता का खिताब दिया। उस टाइम पे नेता मतलब ये नहीं जो आज का नेता है, नेता मतलब वो जो अपने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स से दुश्मन को भी दोस्त बना ले। तो नेता का मतलब उस टाइम पे वो था। जैसे हिटलर को दोस्त बना लिया, ये 3,000 कैदी थे, ये पहले हिटलर के लिए, दिमाग में उनके हिटलर के लिए था, इंडियन ओरिजिन के थे, इनका पूरा मोटिव बदल दिया इंडिया के लिए लड़ने के लिए। ये सारी बात जब रेडियो पे पब्लिश हुई तो गांधी बहुत खुश हुए इनसे। गांधी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। इन्होंने कहा कि तुमने जो इंडियन सोल्जर्स का जो रुख है
वो इंडियन कॉज की तरफ घुमा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हिटलर से तुम मोड़ के ले आए इंडियन सोल्जर्स को, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। 1943 में ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही बनी हुई थी, 1942 में बनी हुई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। कैप्टन मोहन लीड कर रहे थे उस टाइम पे उसको। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर थे कैप्टन मोहन, इनके गुरु थे राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस अगर तुम लोगों को याद हो, याद नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, ये गदर मूवमेंट में इनका नाम सुने होगे तुम। तो गदर मूवमेंट वाले राज बिहारी बोस, इन्होंने मोहन जी से कहा, कहा इस टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी को अगर कोई चला सकता है या जिसकी लीडरशिप की सबसे सख्त जरूरत है, वो आदमी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साउथ ईस्ट एशिया है, इनसे मिला गया सिंगापुर में 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने कन्विंस होके आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। एक तो उन्होंने बनाई आजाद हिंद गवर्नमेंट, और बनाया बैंक, आजाद हिंद बैंक, और बनाया आजाद हिंद रेडियो, 6 जुलाई। रेडियो पे इन्होंने गांधी जी को एड्रेस किया, उनकी ब्लेसिंग सीख की, उनसे आशीर्वाद मांगा। और पहली बार गांधी जी को किसी ने, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फादर ऑफ नेशन बुलाया। रेडियो पे उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है। तो किसने सबसे पहले कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने कई रेजिमेंट बनाए फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे, जो इनके दोस्त थे। जैसे नेहरू के नाम पे रेजिमेंट बना, नेहरू रेजिमेंट। एक गांधी के नाम पे बना, गांधी रेजिमेंट। एक मौलाना आजाद के नाम पे रेजिमेंट बना, मौलाना आजाद रेजिमेंट। जो जो वुमेन रेजिमेंट थी, जिनमें सिर्फ वुमेन थी, उनका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। तो ऐसे करके इन्होंने कई रेजिमेंट बनाए। किसका नहीं बनाया होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुड, हाँ। सरदार पटेल के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं था, इनसे बनती नहीं थी, इनकी दोस्ती नहीं थी। दो फेमस नारे दिए उन्होंने। एक तो था दिल्ली चलो, ये पहले भी यूज हो चुका था, कई लोग पहले यूज करते थे जब दिल्ली से कुछ बात होती थी, चलो दिल्ली। दूसरा सबसे फेमस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका इन्होंने ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, इफ यू डिजायर फ्रीडम, बी प्रिपेयर टू वेट थ्रू योर ब्लड। अगर आजादी की ख्वाहिश रखते हो तो अपना खून देने के लिए तैयार हो। एक बहुत बड़ा कंपेन उन्होंने तैयार किया, इम्फाल और कोहिमा में, जिसमें इनको सपोर्ट मिला जापान आर्मी का, जापान साउदर्न आर्मी का। और ये इन्होंने किया ब्रिटिश पे अटैक। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता चल गया या क्या हुआ,
पहली बार ब्रिटिशर्स, हर लड़ाई में ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स कम होते थे लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो जीत जाते थे। इस बार ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा थे, मतलब इनकी एक रेशियो था 1/1 रेशियो 10 का रेशियो था, मतलब इनका एक सिपाही तो ब्रिटिशर्स के 10, इतना ज्यादा था, तो जाहिर सी बात है तो ये हार गए और इन्होंने कर दिया सरेंडर। सरेंडर किया तो ट्रायल शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं INA ट्रायल। INA ट्रायल शुरू हुआ, पॉपुलर थे, रेडियो पे भी सब चल रहा था इनका। तो लोगों में विद्रोह बहुत आ गया, लोग बाहर निकलने लगे INA प्रिजनर्स के सपोर्ट में। तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था INA डिफेंस कमेटी। रेड फोर्ट दिल्ली के सामने जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई, तेज प्रताप सप्रू, KN कटजू, ऐसे करके कई लीडर्स थे, असफ अली, ये लोग आके वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। रेड फोर्ट ट्रायल एक स्टार्ट हुआ, दिल्ली वाले जितने दिल्ली वाले थे INA ऑफिसर्स, तो उनके लिए जो ट्रायल शुरू हुआ उनको कहते हैं रेड फोर्ट ट्रायल। इस ट्रायल में 3 INA ऑफिसर्स, इनको सजा दी गई 7 साल की सख्त इम्प्रिजनमेंट, हार्ड इम्प्रिजनमेंट। तो ये 3 कौन थे? गुरु बख्श सिंह धिल्लर, प्रेम सहगल और शहनवाज खान। सिख, हिंदू, मुस्लिम। तो जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो सिख भी आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, मतलब यूनिटी जो है बढ़ गई, पूरा इंडिया अब खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग भी था साथ में, कांग्रेस भी था, और साथ सब लोग थे। उधर कैलकाटा में एक एपिसोड चल रहा था INA ट्रायल का। एक राशिद अली थे, इनका ट्रायल चल रहा था, ये भी INA के ऑफिसर थे। इनको भी 7 साल की सजा दी गई, इम्प्रिजनमेंट। सजा सुनाने के बाद दिल्ली में और कैलकाटा में बहुत तगड़ा अप्रूव हो गया, समझो लोग पगला गए। थाना, पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जो मिला सब तोड़ दिया, सब जला दिया। और उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू और हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। क्या मुद्दा था? एक शिप थी जिसका नाम था HMIS तलवार। तो शिप में जो काम करते थे ना वर्कर्स, उनको रेटिंग्स बुलाते थे। तो 1100 रेटिंग्स की शिप थी, मतलब 1100 वर्कर्स रहे होंगे। तो इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा किया जाता था, इनको गाली वाली बहुत देते थे, ह्यूमिलिएशन करते थे। ये सब चल रहा था और ये लोग प्लान भी कर रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे। पर एक इमीडिएट जो रीजन आया इनके स्ट्राइक का, वो था कि इन लोगों को भूख भूख लग रही थी, तो इनको खाने में सड़ा हुआ खाना दिया गया। इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई नहीं खाएंगे, तो खाना वापस आ गया। कुछ खा के इन लोगों ने काम चलाया, फिर कैसे के करके अगले दिन फिर उन्होंने खाना मांगा, तो वही सड़ा हुआ खाना वापस ला के दे दिया गया। तो इनको गुस्सा आ गई, तो उनमें से एक रेटिंग था, मतलब एक कोई वर्कर था जिसका नाम था BC दत्त। BC दत्त ने चिल्ला दिया कि ब्रिटिश
क्विट इंडिया। इसने चिल्ला दिया, सारे ऑफिसर्स ब्रिटिश वाले आके इसको बहुत मारे। जब मारे पीटे तो हो गई शिप पर स्ट्राइक। और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। एक हफ्ते के अंदर 200 शिप्स में स्ट्राइक हो गई। और मुंबई में, जहाँ पे वो है गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया है ऐसे, उसी के पास में वो है होटल ताज है। तो सारी शिफ्ट 200 शिफ्ट यहीं से खड़ी कर दिए गए पूरे। बाद में ये खबर कराची पहुंचती है। तो कराची में, कराची का हम भी क्यों पीछे हैं, कराची भी इसमें स्ट्राइक में शामिल हो गया। कराची में भी स्ट्राइक। 19 फरवरी को क्या था कि वायसराय और कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कहाँ हुई आई हुई थी, ताज होटल। अब यहाँ सारी शिप्स खड़ी हैं, यहाँ सब आए हुए हैं। तो और जो जो शिप थी, 200 शिप्स थी, सब में गन्स लगी हुई थी। सब लोगों ने निशाना ताज होटल पे साध दिया। 200 शिप्स जितनी भी थी, सबका निशाना ताज होटल पे। बोल दिया कि अगर हिले तो गोलियों से भून देंगे। अब ये लोग डर गए, अफरा तफरी मच गई। कैसे ने तो उन लोगों को बहुत, इन लोगों ने दिमाग लगाया, बात वहां पहुंचाई ब्रिटेन में, और अफरा तफरी मच गई। तो कैसे भी करके इन लोगों ने सरदार पटेल को और जिन्ना को, इन लोगों को पटाया कि आज मामला हमारा शांत कराओ कैसे भी करके। सरदार पटेल आए और जिन्ना आए, इन लोगों ने अपील की कि शांति बनाए रखो ये वो। तो खैर गन जो थी वो नीचे हो गई, डाउन हो गई, इन लोगों ने गन हटा दिया। लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया था कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश का पीएम था, क्लेमेंट एटली, उसने उसी ने अनाउंस किया कि मैं एक कैबिनेट मिशन भेजूंगा इंडिया में। 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आएंगे साथ में। एक स्टेफर्ड क्रिस्प, एक एवी अलेक्जेंडर, और एक पैथिक लॉरेंस। ये 3 ऑफिसर्स आए। कैबिनेट मिशन बनती है, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स आते हैं। तो कैबिनेट मिशन में सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो इनमें मुस्लिम लीग ने बात रखी पाकिस्तान की। तो कैबिनेट मिशन ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। पर इन्होंने ये कहा कि हम 3 ग्रुप बनाएंगे पूरे इंडिया के, 3 ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ग्रुप ए एक होगा, वो होगा हिंदू मेजॉरिटी, जिसमें यूपी होगा, सीपी होगा, बॉम्बे होगा, मद्रास होगा, उड़ीसा होगा, बिहार होगा। फिर हम एक ग्रुप बी बनाएंगे जो होगा मुस्लिम मेजॉरिटी, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होगा, पंजाब होगा, सिंध होगा। फिर उन्होंने कहा एक ग्रुप सी बनाएंगे जिसमें सिर्फ बंगाल और असम होंगे। ये हुआ। और इन्होंने कहा कि हम एक कमिश्नरी प्रोविंस बनाएंगे। जैसे यूनियन टेरिटरी उस अपने टाइम पे होती है, वैसे उस टाइम पे ये बनाई गई थी कमिश्नरी प्रोविंस। इन्होंने कहा कि दिल्ली, कूर्ग, अजमेर, मेवाड़, ये सब होगा ग्रुप ए में चला जाएगा, हम ग्रुप ए में डाल देंगे। बलूचिस्तान जो है वो चला जाएगा ग्रुप बी में। ये इन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि अब एक आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन
और इंटरिम गवर्नमेंट, ये बना लीजिए आप लोग। इसमें कांग्रेस ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो आपने ग्रुपिंग की है, ये कंपलसरी है या ऐसा ही है, टेम्परेरी है, ऑप्शनल है या कंपलसरी है। कहने का मतलब था कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए है, अभी के लिए है, या ये हमेशा रहेगी। तो रिप्लाई आया कि नहीं, ये कंपलसरी है, हमेशा रहेगी। तो कांग्रेस नेहरू ने कहा कि ठीक है, अभी आप कर लो, जो हमारी मेजोरिटी होगी तो हम ये प्रोविजन बदल देंगे, जो आपने ग्रुपिंग किया है इसको हम बदल देंगे। मुस्लिम लीग ने इस पे ऑब्जेक्शन कर दी कि क्यों नहीं, नहीं बदला जाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन आ गया। मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट का बाइकआउट कर दिया। अब इनके सामने, वेल के सामने फिर दिक्कत आ गई। तो वायसराय ने जाके मुस्लिम लीग के मेंबर्स से कुछ अपना, जो भी जैसा भी किया हो, कन्विंस किया हो, उनको कन्विंस किया, और वहां से 5 मेंबर को ले आए। तो 2 सितंबर को ये लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन चुना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंटरिम गवर्नमेंट के। तो इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। लेकिन ये जो मुद्दा उठा था, ये ग्रुपिंग वाला, इससे बाहर कम्युनल वायलेंस बहुत बढ़ गया। हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया। मतलब उसको कहते हैं इंडिया की बहुत डार्क हिस्ट्री रही है वो। तो इन लोगों को अनाउंसमेंट करना था 30 जून 1948 को, अनाउंस करना था 1946 को, सॉरी 47 को। इसको अनाउंस करना था इन लोगों को कि इस डेट में हम जो है बिल पास करेंगे। वो ये जो डेट होगी, वो विड्रॉल डेट होगी, किस चीज की? विड्रॉल डेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इस डेट को विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन वायलेंस इतना बढ़ गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम पहले ही कर देंगे। तो उन्होंने जुलाई 1947, उन्होंने वहां ब्रिटेन में पास कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। जून में पास किया, और जुलाई में ये बिल बन गया एक्ट। एक्ट के हिसाब से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान फ्री होगा, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री होगा। पार्टीशन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको कहते हैं माउंट बेटन प्लान। वो पंजाब और बंगाल जो थे पहले, वो पहले पाकिस्तान के साथ जा रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा, माउंटबेटन की जो कमेटी थी, उन लोगों ने कहा कि देखो, पाकिस्तान जो है वो पूरा पूरा ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन ये बन रहा है, ये पूरी तरीके से ये सिर्फ रिलीजन पे बेस्ड है। तो जो पंजाब और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी, इनके एक्सप्लॉइटेशन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहा कि इसका भी पार्टीशन होगा, पंजाब का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। तो बाउंड्री के लिए एक कमीशन बिठाई गई, जिसको कहते हैं रेड क्लिफ कमीशन। 15 अगस्त के बाद इसको रिलीज किया गया पार्टीशन के लिए, ताकि अगर कम्युनल वायलेंस होता है तो जिम्मेदार ब्रिटिश गवर्नमेंट न रहे। उसके बाद, इसके बाद बंगाल साइड में तो बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। और उसके बाद जो तुम्हारी नेहरू की जो स्पीच आती है एक फेमस वाली, वो होती है। गांधी जी ने कहा कि ये कोई आज़ादी नहीं है, पार्टीशन के खिलाफ थे। कहा ये कोई आज़ादी नहीं है, इससे मैं खुश नहीं हूँ। और जो दंगे वंगे हो रहे थे उसको अपील किया कि हाँ भाई, शांत हो जाए। तो इस ये है तुम्हारी इंडिया की आज़ादी, फ्रीडम। तो ये हमें फ्रीडम मिली।
ये तुम्हारा तो इंडिया का खत्म होता है। अभी हमें पढ़ना है बीच में प्रिंसली स्टेट का मामला। वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने की उम्मीद भी रहती है, हमेशा इंपॉर्टेंट में रहते हैं। जैसे कंपैरिजन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। तो ये तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है बहुत डिटेल में। मैं हल्के हल्के सरसरी तौर पे बता दूंगा। जैसे मैंने बताया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोनों के व्यूज अलग थे। गांधी ने ये कहा था कि जो भी डिप्रेस क्लास है वो हिंदू हिंदू धर्म का भी अंदर अंदर हिस्सा है और हम इनके लिए काम कर रहे हैं। अंबेडकर ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिप्रेस क्लास है वो हिंदू फोर्ट का हिस्सा नहीं है, वो अलग है और उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड जो हुआ था, डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, गांधी जी से सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम को चलो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया क्योंकि वो अलग अलग ही कम्युनिटी है, लेकिन अगर हिंदुओं में भी ऐसे सेपरेट इलेक्ट आएगा तो हिंदू ही बढ़ जाएगा। और गांधी जी थोड़ा सा कास्ट सिस्टम के सपोर्ट में थे। अंबेडकर ने नहीं कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए डिप्रेस क्लास क्लास के लिए भी। और जो कम्युनल अवार्ड था उसको उन्होंने वेलकम किया। और कास्ट पे तो वे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। जो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था उस पर गांधी जी ने स्ट्राइक कर दी थी, जिसकी वजह से इनको लगा, अम्बेडकर को लगा कि अगर अगर ये स्ट्राइक पे हुए, कहीं अगर ये इनकी डेथ वेथ हो गई तो जो पिछड़ा वर्ग है उस पर हमेशा के लिए कालिक लग जाएगा और लोग इनको इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा मारे वारे जाएंगे। तो उन्होंने समझौता कर दिया था, पूना पैक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद अंबेडकर ने स्पीच दी थी खुलेआम की, जो गांधी ने किया वो बहुत फिल्दी एक्ट है। और ये बहुत डिप्रेस क्लास के लिए वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन है जो कोई कर सकता है हेल्पलेस और डिप्रेस क्लास के लिए। गांधी जी ने एक बनाई थी हरिजन सेवक संघ। इनका ये था कि इन्होंने बनाया था ये कि हम जो है डिप्रेस क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। इन्होंने कहा कि जैसे हम स्लम्स में जाएंगे, इनको हाइजीन सिखाएंगे, इनको एजुकेट करेंगे, इनको इनको हम बताएंगे कि नॉनवेज मत खाओ, वेजिटेरियन ज्यादा रहो, और दारू नशा ये सब बंद करो। ये गांधी जी का हरिजन सेवक संघ को था। अंबेडकर ने कहा कि ये सब फर्जी की बातें हैं, आप इनको इनके फायदे से अलग रखना चाहते हैं छोटे छोटे लॉलीपॉप देकर। डिप्रेस क्लास को आपकी जरूरत नहीं है, बस आप अपने बराबर उनको जगह दे दो, वो अपना बाकी काम कर लेंगे। उनको चैरिटी की जरूरत नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। तो कह रहे थे कि मुझे इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए सिविल राइट्स। ये उनका व्यू था। उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स दे दो, बाकी हम अपना खुद कर लेंगे। कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम पे अंबेडकर एकदम खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था कि वर्ण सिस्टम जो है वो धर्म का एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या सही है, हायरार्की और रिजिडिटी के तो अगेंस्ट हूं मैं, लेकिन अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम की देन नहीं है। अंबेडकर पूरी तरीके से इसके खिलाफ थे। अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदू धर्म की देन है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि अगर मैं हिंदू पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे। डेवलपमेंट के मामले में डेवलपमेंट के मामले में गांधी जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वो विलेज इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमी को ज्यादा फेवर करते थे। स्मॉल इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को, इसको ज्यादा प्रमोट करते थे। अंबेडकर का व्यू था, अंबेडकर जो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसेंशियल है। पॉवर्टी को अगर हमें हटाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी और इससे जीडीपी में भी अच्छा आएगा। और सोशलिज्म का सपोर्ट किया इन्होंने, अंबेडकर ने। तो ये थी इनके इनकी में। ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक बार, आ सकता है गांधी और बोस के लिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गांधी जो है एकदम ही नॉन वायलेंट है, लेकिन बोस अगर कहीं वायलेंट की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटे। गांधी जो है वो सोशलिस्ट थे, बोस जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थे। और ये गांधी पूरी पूरी रिलीजियस थे, और उनकी जो जो पर्सनल लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं रिलीजन के आधार पर घूमती थी। बोस बहुत ही ज्यादा रैशनल आदमी थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी थे। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे गांधी ने
ब्रिटेन के खिलाफ जब मास मूवमेंट करने के लिए बोस ने कहा तो गांधी ने अपोज किया कि अभी ये ठीक नहीं है, ब्रिटेन जो है वो जस्ट कॉज लड़ रहा है अपने लिए। बोस का जो ओपिनियन था कि हमें इस टाइम पे मास मूवमेंट करना चाहिए, तो ये इन पे वो इनके लोगों के स्ट्रेटेजी में डिफरेंस था। अगेन बोस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में थे, गांधी अगेंस्ट में थे। तो ये तुम्हें खुद से पढ़ना है। आगे हम लोग, और इसमें कुछ कमिटीज दी हुई हैं, जैसे एजुकेशन के मामले में क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कई सारी चीजें। उसी को दोबारा देखना है, वो एक जगह पे लिखा हुआ है बस। उसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा डाउनवर्ड फिल्टरिंग थ्योरी और वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। और कल शायद जहां तक हो आखिरी लेक्चर होगा इसका, क्या कहते हैं इसको, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, जी भैया। चलो होली की छुट्टी खत्म होते होते हिस्ट्री तो खत्म हो गई, और होली खत्म होते होते दिमाग से भी खत्म हो जाएगी हिस्ट्री। फिर सर अगला टेस्ट लेंगे, उसमें 60-70 क्वेश्चन हिस्ट्री से देंगे, फिर वहां पे तुम लोग खत्म हो जाओगे। ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज भैया।